डेट है 19 फरवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़ अभी ना कतर के एमिर इंडिया के विजिट पे आए हैं। तो हमने बात की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। हम ना हमारे रिलेशन अभी एलिवेट करेंगे। कतर इंडिया के लिए एक मेजर एनर्जी सप्लायर है। साथ ही हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। हमारे जो रिलेशन है हम इसको काफ़ी डीप करेंगे, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, सिक्योरिटी, साथ ही जो रीजनल एंड इंटरनेशनल फोरा है उसमें। अभी इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। अब फिर बात करेंगे इंडिया एंड कतर बायलैटरल लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS2 में IR में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया एंड कतर के रिलेशन पे, साथ ही इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पे। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या होती है, कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके मेंबर कितने हैं, यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अभी इंडिया एंड कतर का बायलैटरल ट्रेड पे बात करेंगे। हमारा टारगेट है हमने इसको डबल करेंगे $28 बिलियन तक। इंडिया का जो डायस्पोरा है वो ना कतर पे काफ़ी बड़े तौर पे काम करता है। इंडिया ने ऑलरेडी साइन किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कुछ गल्फ कोऑपरेशन कंट्री के साथ, जैसे कुवैत, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया सपोर्ट करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन को। हमने देखा था 2018 की प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया था जो रिलेटेड है इजराइल एंड पैलेस्टाइन क्राइसिस पे। इंडिया का इसका सपोर्ट है। यहाँ से कीवर्ड मिलता है जॉइंट बिजनेस फोरम। अगर इंडिया कतर के रिलेशन पे हमें इकोनॉमी में, बिजनेस में कुछ लिखना हो तो हमें कीवर्ड लिख देंगे, जहाँ पे ना दोनों देशों के टॉप बिजनेसमैन आते हैं और अपनी डिस्कशन करते हैं। कतर का जो लोकेशन है उस पर मैपिंग का क्वेश्चन बन जाए। ये है कतर की लोकेशन, जिसके एक साइड में आता है सऊदी अरेबिया और बाकी साइड में आते हैं पर्शियन गल्फ। एक ही कंट्री लगती है लैंड की सऊदी अरेबिया कतर के साथ। कतर लोकेटेड है वेस्टर्न एशिया में, जो आता है अरेबियन पेनिसुला के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर करती है सऊदी अरेबिया के साथ साउथ में, और 3 साइड पे उसको सी लगता है। ये सराउंडेड है पर्शियन गल्फ से। एक स्ट्रीट आती है पर्शियन गल्फ में जो डिवाइड करती है कतर को उसके आइलैंड के साइड में, और एक आता है बहरीन जिसके बीच में आता है गल्फ ऑफ बहरीन। कतर की कैपिटल है दोहा। अब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, सेकंड न्यूज़ पे। यहाँ से ना कुछ प्रीलिम के पॉइंट कवर होते हैं, साथ ही हो सके GS1 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन बने, प्रीलिम में भी, साथ ही मेंस में भी हो सके क्वेश्चन GS3 में बन जाए डिजास्टर मैनेजमेंट का। क्विक क्या होते हैं, इंडिया को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इसके मिटिगेशन में। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन मेंस का बन सकता है। राइटर है गोपाल कृष्ण गांधी। फरवरी 2023 में 2 बड़े अर्थक्वेक आए थे सुबह सुबह टर्की में, साथ ही सीरिया में, और इसने काफ़ी लोगों की जान चली गई और इकोनॉमिक लॉस हो गया। यहाँ पे डिजास्टर में ना एक अर्थक्वेक आता है, उसके अंडर में आती है फॉल्ट लाइंस। अगर आप ये पिक्चर देखोगे आपको दिखता है यहाँ पे फोकस, जहाँ से ना डिजास्टर अर्थक्वेक शुरू होता है, और जहाँ पे ना फर्स्ट टाइम वो सरफेस पे आता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। फॉल्ट लाइन ये होती है जो बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट है अर्थ के नीचे, उसमें जो बड़े बड़े रॉक्स है उनके बीच का जो गैप है उनको कहते हैं फॉल्ट लाइन। और ना ये हमेशा ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहती है। ये ना वोलेटाइल है, जो फॉल्ट लाइन है उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, मतलब वो कभी भी घूम सकती, कभी भी कुछ हो सकता है, और ना अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे टाइम पे ये कब अपना रूप बदल दे। ये आती है बिटवीन 15 लॉन्ग जैम मेजर टेक्टोनिक प्लेट के बीच में, जो आता है अर्थ के क्रस्ट साइड पे। लास्ट कुछ डिकेड से हमेशा से ये जो फॉल्ट लाइन है ये ना स्लम्बर कर रही है, ये कभी बढ़ रही है, कभी पीछे हट रही है, कभी शेक कर रही है, और कभी भी ये मिटरेट कर जाती है। इस वजह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं आने वाले उसके रास्ते में जो भी आ जाए। हमारी जो इंडियन प्लेट है ये ना अभी नॉर्थ की तरफ चल रही है और टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से। तो
आज का जो हमारा एवरेस्ट है या हमारा हिमालय है वो ना अभी उसकी जो स्केल है, एलिवेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारी इंडियन प्लेट प्रेस कर रही है यूरेशियन प्लेट को और हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। हमारी जो फॉल्ट लाइन है इंडियन प्लेट की, ये ना शुरू होती है हिमालयन अर्क में, जो स्ट्रेच आता है कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक। और इंडियन प्लेट में कुछ पार्ट आते हैं पाकिस्तान के, तिबेट के, नेपाल के, भूटान के। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इसके अंडर में ना एक बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और ना अभी ये फोल्ड जो बन रहा है ना, इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टेंशन कब तक वो झेल पाएगा। जिस दिन ये टेंशन फटेगा ना, और बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। यहाँ पे कीवर्ड आता है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर जहाँ पे ना अर्थ के क्रस्ट पे ऊपर ये लाइन आ जाती है, फॉल्ट लाइन। ये लोकेटेड है क्लोजर टू इंडिया, तो इसके डैमेज ना काफ़ी बड़े हो सकते हैं। अभी ना जो अर्थक्वेक आते हैं हिमालय में, ये हमारे लिए ना एक बड़ा स्पेशल काइंड देता है। हमें ना इस पर फोकस करना चाहिए। हमें क्या करने की ज़रूरत है अर्थक्वेक से बचने के लिए? हम बनाएंगे इंटेंस एंड अर्जेंट प्लानिंग। साथ ही हम बनाएंगे नेशनल अलर्टनेस, रिजोल्व करेंगे एंड एक्शन लेंगे जब भी कोई डिजास्टर आ जाता है या उसके पहले ही। लेकिन जो टाइम है प्रेडिक्ट करने का अर्थक्वेक का, ये हमारे पास उतना सफिशिएंट नहीं है। और हमारा जो साइंस है आज का, वो ना अर्थक्वेक को कभी टाइम पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। हमें ना इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हिमालयन रीजन में, उसको ना रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एरिया है हिमालय का, ये फ्रेगाइल रीजन है, ये कभी भी फट सकता है, लैंडस्लाइड होते हैं, कुछ भी डिजास्टर आ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं रिकरेंट लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हो रहे वहाँ पे। लास्ट टाइम हमने देखा था ग्लोफ, GLOF, जब सिक्किम में टिस्टा डैम टूट चुका था, उसने डैम को दूर तक फेंक दिया। यहाँ पे बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, साती रोड, इस वजह से जो हिमालय का जो फ्रेगाइल रीजन है ये ना काफ़ी वीक हो रहा है। हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे पावर प्लांट हो या डैम हो, हमें ना कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। ये एरिया ना मेजर अर्थक्वेक जोन में आता है। साथ ही ना कुछ इसके अदर फैक्टर भी हमें प्लानिंग में रखने चाहिए जब भी हम कुछ काम करें। हमें हमारा फोकस बनना चाहिए बिल्डिंग कोड पे। जो कोड हम बनाए बिल्डिंग कोड, उस पर ना फोकस रखना चाहिए। ये ना सिर्फ हिमालय में काम नहीं करेगा, साथ ही इंडो गंगाटिक प्लेन में भी हमें स्ट्रिक्टली इस कोड को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो डैमेज होगा ना, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद हमें कुछ टाइम है, कुछ करना चाहिए। फर्स्ट आता है जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हिमालयन रीजन में, उसको ना रोकना चाहिए या कम करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट वीक करते हमारी अर्थ के क्रस्ट को, स्पेशली इन रॉकी टेरेन में। इंडिया का जो सिस्मिक जोन मैप आता है, ये ना कैलिब्रेशन कर जाता है असेंडिंग 2, 3, 4, मतलब 1 नंबर का कोई जोन है ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ ना ये बड़ा जोन दिखता है ना, वहाँ पे ना आप इंटरप्राइजेस जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रोक दीजिए। ये राइटर का कहना है। आप ना एक बना दीजिए अच्छा सा सिस्मिक जोनेशन मैप, केयरफुली ड्रॉ कीजिए। हमें प्रोटेक्ट करना है हमारे हाईली वनरेबल स्ट्रक्चर को। साथ ही हम एसेस करेंगे सिस्मिक स्टेटस ऑफ हाई फॉलो ऑन सेकेंडरी रिस्क स्ट्रक्चर, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट, मतलब अर्थक्वेक आ जाता है, ये हमारे लिए फर्स्ट रिस्क बन जाता है। सेकंड रिस्क बनता है अगर वो अर्थक्वेक किसी हाइड्रल प्रोजेक्ट को अफेक्ट करे या किसी एटॉमिक रिएक्टर को, तो हो सके उसमें से बहुत सारा सेकंड डिजास्टर बन जाए। अभी देखेंगे यूपी में ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है नरोरा। ये लोकेटेड है जोन 4 में। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ना 1, 2, 3, 4 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के नाम रहेंगे पावर प्लांट के, और यहाँ पे ना 4 स्टेट के नाम रहेंगे। हमें पेयर मैच करनी है। नरोरा आता है यूपी में। हम बनाएंगे सिस्मिक बिल्डिंग इंश्योरेंस स्कीम। अगर डिजास्टर हो जाता है और आपका कुछ कोलैप्स हो जाता है प्रॉपर्टी, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जहाँ पे प्रीमियम हम इंश्योर करेंगे अगेंस्ट कोलैप्स कैन बी ऑफर। हम एसेस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिस्क्यू का, टेम्परेरी शेल्टर देंगे, साथ ही रिहेबिलिटेशन करेंगे जोन वाइज। हम कोलैबोरेशन करेंगे अदर कंट्री के साथ जो इसमें एक्सपर्ट हो फील्ड ऑन अर्थक्वेक एंटीसिपेशन में, थ्रू सेंसर, साथ ही आर्किटेक्चर नॉट टर्म्स में। हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज के एक आर्टिकल पे, रेयरेस्ट एंड रेयर डॉक्ट्रिन।
अभी दो जजमेंट आए अलग अलग जगह से, एक आया वेस्ट बंगाल से, एक आया केरला से। वेस्ट बंगाल के केस में, आरजी कार केस में क्या हुआ और गिशिमा के केस में क्या हुआ देखते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या होती देखते। अगर कोई केस कोर्ट में आता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे अगर डेथ सेंटेंस का इशू होता है तो कोर्ट किस तरह से काम करेगा ये डॉक्ट्रिन कहती है। तो फर्स्ट टाइम 1972 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जगमोहन सिंह का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिप्शन दी थी कोर्ट को, जजेस को, अपने हिसाब से डेथ सेंटेंस दे सकते हो। उसके बाद 1980 में फिर एक केस आया था बच्चन सिंह का, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही जीएस में GF2 पॉलिसी में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही इथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है। तब केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था बच्चन सिंह के डेथ पेनल्टी आप दे सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ही। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब होता क्या है। इस वजह से बाद में जितने केसेस आए उन्होंने कन्फ्यूजन होना शुरू कर दिया। अगर किसी जज को लगता है ये जो क्राइम हुआ है ये रेयरेस्ट रेयर में आता है तो फांसी दे दो, लेकिन किसी अदर जज को लगता है ये आता नहीं तो फांसी नहीं। ये कोर्ट के जजेस पे डिस्कशन करता है, उनके सोच पे कि क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है या नहीं है। उसके बाद 1983 में फिर एक केस आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने मच्छी सिंह की। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया और उसमें 5 कैटेगरी बना दी कि किसको कहेंगे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और कब अपना पनिशमेंट दे सकते हो, हम उसको जस्टिफाई कर देंगे। फर्स्ट आता है मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर, जब मर्डर काफ़ी ब्रूटली मैनर में किया गया हो, जैसे निर्भया, आरजी कार। सेकंड आता है क्या मोटिव था मर्डर का। थर्ड आता है क्या सोशली अबहरेंट नेचर है क्राइम का, या किसी जो मर्डर है, जो क्राइम है वो है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जो खुद अपनी केयर नहीं कर पाता, और क्राइम का क्या मैग्नीट्यूड है। लास्ट देखते हैं क्या पर्सनैलिटी ऑफेंडर की। जब विक्टिम हो, जिसका मर्डर हो जाता है, वो कोई बच्चा हो, कोई हेल्पलेस वुमन हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो ओल्ड एज में हो या इन्फर्मेटी हो, खुद की केयर नहीं कर पाता। ये 5 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जजमेंट दिया था कि आप अगर ये आपको सामने दिखते तो आप फांसी दे सकते हो इसी क्राइम के लिए। फिर 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मिथु का केस आया था। हमारा सेक्शन 303 आता है इंडियन पिनल कोड का। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको इसकी सजा सिर्फ मिलेंगी डेथ पेनल्टी से। तब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं, अगर किसी ने मर्डर किया है और बाद में हम उसको फांसी देंगे, ये तो ठीक नहीं है। कोर्ट ने रूल किया था कि ये अगेंस्ट जाता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टन फ्रेमवर्क बना दिया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का, लेकिन ये अनक्लियर है और यूनिवर्सली एग्रीड भी नहीं है कि क्या डिप्रेशन हो चाहिए इस क्वालिफाइज में, कि क्या हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो इस वजह से एक रूम बन जाता है, एक जुडिशियल डिस्कशन बन जाता है जजेस के सामने। तो इसी पे आज का जो आर्टिकल फोकस करता है। जनवरी 25 में 22 को 2 डिसीजन आए थे। एक आया था केरला से, एक आया था वेस्ट बंगाल से। 2 सेपरेट मर्डर कन्विक्शन, दोनों पे चार्ज थे मर्डर के, लेकिन दोनों के वर्डिक्ट अलग अलग थे। तो हाईलाइट करता है किस तरह से इंडियन कोड अप्लाई करता है डेथ पेनल्टी को। एक केस था केरला का, जहाँ पे जो गुनहगार था उसको मिला कैपिटल पनिशमेंट, नाम है ग्रीष्मा, केरला से। अब केस क्या है हम इसके डिप में नहीं जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं और आंसर में लिखने को उतना स्पेस भी नहीं है। साथ ही दूसरा जो केस था आरजी कार का, वेस्ट बंगाल का, उसको मिला लाइफ इम्प्रिजमेंट संजय रॉय को। तो दोनों ने मर्डर किया है, लेकिन एक को मिली कैपिटल पनिशमेंट, एक को मिला लाइफ इम्प्रिजमेंट। और यही बात करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की इन डेथ पेनल्टी में। इसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि क्या फिक्स हो।
अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से ना इकोनॉमी के कुछ कीवर्ड हमारे रिवीजन हो जाएंगे। फर्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्वेश्चन बन सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे मेजर करते हैं। जो पर्सन जिसकी एज 15 साल से ज़्यादा हो और उसके ज़्यादा हो, 15 साल और उससे ज़्यादा, हम उनको चेक करते हैं क्या वो काम करते नहीं करते, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। अक्टूबर 2023 में ये ना 6.5 था, मतलब इतने लोग हमारे पास काम नहीं करते थे या उनको काम नहीं है। फिर वो ना ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद में, फिर अप्रैल जून 24 में 6.6 पे आया और अभी ना अक्टूबर दिसंबर 2024 में एक 6.4 पे चल रहा है। ये ऊपर नीचे आ रहा है, यहाँ से एक लाइन बन सकती है। अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में आ रहा है 6.4 और ये रिपोर्ट का कहना है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट जो पब्लिश करती है स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। यहाँ से एक लाइन बन सकती है प्री की कि इसको कौन पब्लिश करता है। मेन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.8, वुमेन के लिए ज़्यादा है, उनके लिए 8.1। यहाँ से भी लाइन बन सकती है मेन के लिए ज़्यादा है या वुमेन के लिए ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम आते हैं गुजरात में। साथ ही फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है और दिल्ली में सबसे कम है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन लेबर फोर्स, मतलब आपकी लेबर फोर्स कितनी है उसमें से कितने लोगों को काम नहीं है, वो देखते हैं करंट वीकली स्टेटस पे। एक तो पर्सन एम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयड है या फिर उस वीक में क्या है। फिर आता है लोवेस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट, जहाँ पे क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट LFPR, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स, आपकी पॉपुलेशन कितनी है और लेबर फोर्स में कितना काम चल रहा है। सबसे कम आता है बिहार में, पूरे ओवरऑल और वुमन का भी। हम ना वर्कर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या उसको कहीं रेगुलर सैलरी मिलती है, क्या वो कैजुअल लेबर है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 2 कैटेगरी आती है। एक आता है क्या उसका खुद का काम है या वो अनपेड काम करता है अपने फैमिली बिजनेस में। इस कैटेगरी में ना 39% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 49 रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और साथ ही 10% कैजुअल लेबर है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की। इंडिया ना प्रिपेयर कर रहा है सबमिट करने के लिए यूनाइटेड नेशन में। हमें पता है 2015 में, मतलब अब से 10 ईयर पहले पेरिस में एक समिट हुई थी और उसका आउटकम आया था आप ना हर 2 साल बाद अपना किस तरह से आप ग्रीन हाउस गैस को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर रहे हो, हमें अपडेट दीजिए। इंडिया इसको अभी प्रिपेयर कर रहा है, जब प्रिपेयर करेगा इसको फिर से पढ़ेंगे। इंडिया अभी फाइनल स्टेज पे प्रिपेयर फॉर इट्स फर्स्ट बायो एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTR। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS3 में क्लाइमेट में क्वेश्चन आ सकता है। ये पार्ट है कमिटमेंट टू सिग्नेटरी टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट में क्या रहेगा, इसमें रहेगा हम किस तरह से ग्रीन हाउस गैस को कम कर रहे हैं, हमारे की सेक्टर कौन से, हमारे सोर्सेज क्या है, हम हमारी एनर्जी एफिशिएंसी किस तरह से कम कर रहे हैं, किस तरह से बढ़ा रहे हैं, साथ ही किस तरह से हम जा रहे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है। और ऐसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम देते हैं यूनाइटेड नेशन के पास, जिसको कहा जाता है बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट। अभी बात करेंगे BTR की। बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट में क्या होता है, BUR एंड BTR, यहाँ से 2 कीवर्ड मिलते हैं। बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट ये आप ना यूनाइटेड नेशन के पास दे दो, लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा। अभी जो रिपोर्ट हम देंगे BTR की, बायो एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इसको ना यूनाइटेड नेशन एक एक्सपर्ट कमेटी चेक करेंगे। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। और जब ये रिपोर्ट पूरी बन जाएंगी, फाइनल स्टेज पे हो जाएंगी, पूरी आएंगे, फिर से न्यूज़ आएंगे, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से ना प्रीलिम के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ना अभी काम कर रही है अपने वेबसाइट पे और यूज़ करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाई जाएंगी। यहाँ से कुछ कीवर्ड मिलते हैं, हो सके यहाँ से प्रीलिम में सेपरेट क्वेश्चन बन जाए। फर्स्ट आता है डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये ना एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंडिया भाषिनी है। दूसरा आता है भारत जैन, भारत जैन, ये ना दुनिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जैसे चैट जीपीटी काम करता है वैसे भारत जैन भी है। थर्ड आता है सर्वम वन, ये भी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। फोर आता है चित्रलेखा, चित्रलेखा एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। और फिफ्थ आता है एवरेस्ट 1.0, ये ना मल्टीलैंग्वेज एआई सिस्टम है। ये 5 कीवर्ड पे प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। और 6 कीवर्ड आता है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिफाई मैनुअल, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिफाई मैनुअल। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम चलेंगे अर्जेंटीना, वहाँ के प्रेसिडेंट पे कुछ चार्ज लगे कुछ क्राइम के। अर्जेंटीना ने शुरू किया था क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम था लिब्रा डॉलर। यहाँ से प्रिकॉशन बन सकता है। अभी इस पे कोर्ट में केस चलेगा, हो सके आईआर में क्वेश्चन आ जाए। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।